Assalamu alaikum. I hope you can hear me. See, this is Farooq Rashid here, and welcome to today's session on tax filing for individuals, hosted by bfiler.com, your digital tax advisor. I am a chartered accountant and team lead taxation at bfiler.com, and आज का हमारा ये जो सेशन है, ये हमने इस इंटेंशन के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ऑर्गेनाइज किया है because tax filing, tax season is just around the corner. And notwithstanding the fact that because of these unusual circumstances, FBR ने अभी तक अपनी जो फाइलिंग फॉर्म्स हैं उन्हें अभी तक ऑन नहीं किया, उन्हें अभी तक पब्लिक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद बिकॉज टैक्स सीजन जो है बिल्कुल हमारी इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एज आई सेड, तो इस वजह से जरूरी है कि हमारी नॉलेज में होना चाहिए, हमें बखूबी ये चीज मालूम होनी चाहिए कि नंबर वन तो ये जो कि हमारे आज के इस वेबिनार के की टेकअवेज भी हैं। नंबर वन तो ये कि व्हाट एग्जैक्टली आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग दिस टैक्स रिटर्न। क्या मैं एज एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्या मुझे एफबीआर को सिर्फ इंफॉर्मेशन बता के सिर्फ नुकसान ही होना है, क्या मुझे पेमेंट ही करनी है, या एट द एंड ऑफ द डे देयर आर आल्सो अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स that will accrue to me as an individual tax filer अगर मैं एफबीआर की एनुअल फाइलिंग करता हूँ और ये जो मेरे ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट है इसे मैं पूरा करता हूँ। सो दैट इज की टेक अवे नंबर वन जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम आज ही के सेशन में डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर तो आपने इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू डिसाइडेड that you want to file your tax returns, that you want to file your tax returns with bfiler.com, तो वो क्या exactly चीजें हैं जो आपसे हमें चाहिए होंगी, वो क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिन्हें इस्तेमाल करते हुए अगर आप चाहें तो आप अपना टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। आप अपनी फाइलिंग की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बी फाइलर में ला सकते हैं और वहां से फिर सब्सिक्वेंटली आपकी जो एनुअल फाइलिंग होगी फॉर टैक्स 20 या इससे पिछले भी सालों की अगर आपकी एनुअल फाइलिंग रहती है तो वो उस इंफॉर्मेशन को उन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए की जा सकती है। तो आज ये हमारे कुछ मेजर टेक अवेज हैं जिन्हें हमने क्विकली डिफाइन कर लिया। सो वेरी ब्रीफली सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग माय टैक्स रिटर्न ऑन एन एनुअल बेसिस। तो सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है विदहोल्डिंग टैक्सेस। विदहोल्डिंग टैक्सेस क्या होते हैं? नॉर्मली जो कि हमारे कानून का नाम भी है, हमारा जो लॉ है दैट इज आल्सो कॉल्ड एन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, राइट? और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग यही होगी आई एम श्योर कि इस लॉ के अंदर हमारी इनकम जो है सालाना इनकम एनुअल बेसिस पे हमारी जो इनकम डिफरेंट सोर्सेज से वो हो सकती है, वो एक सैलरी भी हो सकता है, वो हमारी रेंटल इनकम भी हो सकता है, वो ये भी हो सकती है कि मैं आई हैव इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन परहैप्स द कैपिटल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान, कहीं लिस्टेड सिक्योरिटीज में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कहीं म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, या फॉर एग्जांपल मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, उसे मैंने सेल ऑफ किया, देयर वाज सर्टेन अमाउंट ऑफ गेन जो कि मुझे मिला। सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इनकम, राइट? और जिसे टैक्स किया जाना चाहिए वो हमारी इनकम ही होनी चाहिए, किसी दूसरे अमाउंट को टैक्स नहीं करना चाहिए। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारे जो इनकम टैक्स का लॉ है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि बहुत सारी हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं जिनके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो एफबीआर ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है जिसे विदहोल्डिंग टैक्स कहा जाता है। अब ये इन इट सेल्फ हमारा इनकम टैक्स नहीं बनता इन मोस्ट ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस, लेकिन एफबीआर ये जरूर कहता है कि ऑन एन एनुअल बेसिस आप अपना टैक्स रिटर्न पहले फाइल करें, नंबर वन, और फिर उसके अंदर ये तमाम आपके जो भी विदहोल्डिंग टैक्सेस एट ऑल ऑफ दीज डिफरेंट ओकेजंस अगर आपने पे किए हैं तो फिर आप इनको वहां पे डिक्लेयर करें। तो फिर हम आखिर में जैसे होता है ना हिसाब कर लेंगे कि आपका मेरी तरफ बना या मेरा आपकी तरफ बना, ये वही इसी तरीके से जो है ना एफबीआर भी यही कर रहा होता है। They also decide at the end of this process of filing a tax return कि आया कि ये आपकी लाइबिलिटी एफबीआर की तरफ बनती है या एफबीआर से आपको एक रिफंडेबल अमाउंट मिलना है, जो कि लीगली मिलना है, प्रैक्टिकली किस हद तक मिलना है वो भी अगेन सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्कशन, वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल आज हम ये कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपका एक रिफंडेबल अमाउंट बन जाए बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज ट्रांजैक्शन। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हो सकता है आपने कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी परचेज की हो, राइट? ऐसी सिचुएशन में आपको डिपेंडिंग ऑन दैट वेदर यू आर अ फाइलर और अ नॉन फाइलर, जिससे बेसिकली मुराद ये है
कि आपने अपना जो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न है वो टाइमली बेसिस पे फाइल किया है या नहीं किया, ये इस चीज का मकसद है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट हमने ये देखना है कि आपने क्या कोई विथहोल्डिंग टैक्स पे किया है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं उस पर भी कोई एडवांस एडजस्टेबल टैक्स होता है। सिमिलरली ऑन योर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इफ यू आर अ नॉन फाइलर। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये बकिया भी जो आप चीजें स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी तमाम वो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो हम हमारी जिंदगी में रूटीनली, वेरी रूटीनली ये अराइज होती हैं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अराइज होती हैं और इस पे हत्तल इम्कान हमें जो है वो टैक्स पे करना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी हमारे ऑफ वन ऑफ आवर चिल्ड्रन या हमारे कोई सिबलिंग्स हैं, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, उनकी अगर एनुअल फीस जो है वो 200,000 रुपीज से ज्यादा है, तो ये एफबीआर का बड़ा वेरी अनयूजुअल लॉ ये है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स इसके ऊपर पे करना है, जो कि फिर सब्सिक्वेंटली आप अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करें। सो अगर आप चाहते हैं कि इन अमाउंट्स को आप एफबीआर से क्लेम कर पाएं, रिफंड ले सकें, या अगर आपकी फॉर एग्जांपल सैलरी सोर्स ऑफ इनकम है या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो इन अमाउंट्स को आप किसी तरीके से एडजस्ट कर पाएं, तो इस इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, अ लीगल रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट विल accrue to you as an individual citizen of Pakistan अगर आप अपना टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करते हैं। सो दिस इज नंबर वन। दूसरी क्या चीज है, आइए वो देखते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि वेरी रिसेंटली ही इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। वो ये है कि अगर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, या आपने कोई अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप नेशनल सेविंग स्कीम्स में या बहबूद सर्टिफिकेट्स आपने लिए हुए हैं। सो ऐसी तमाम सिचुएशंस में आपके ऊपर एक सर्टेन इनकम टैक्स अप्लाई होगा। और ये तमाम जो भी मैंने सोर्सेज ऑफ इनकम का नाम लिया, इनमें जो आपकी इनकम टैक्स है वो जब आपको गेन की पेमेंट की जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने आपको कोई डिविडेंड मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फॉर एग्जांपल आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके यू अक्वायर्ड सम शेयर्स इन दीज पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, नाउ यू वांट टू सेल दोज ऑफ, तो अगर उसके ऊपर गेन है तो आपको एक गेन मिलेगा, और उस गेन के ऊपर जो नेट अमाउंट ऑफ टैक्सेशन होगा वो आपको डिडक्ट होकर बकिया जो आपका अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। सेम विद फॉर एग्जांपल आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है, जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलता है बैंक से या इस्लामिक बैंक है, तो आपको फॉर एग्जांपल जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो इन तमाम पेमेंट से पहले टैक्स की डिडक्शन होती है, फिर आपको वो जो अमाउंट ऑफ गेन है, प्रॉफिट है या डिविडेंड है वो दिया जाता है। अगर आपका स्टेटस नॉन फाइलर है तो इनके ऊपर जो भी रिस्पेक्टिव नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है, जैसे डिविडेंड के ऊपर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज 15%। ऐसे ही फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन डेट है तो नॉर्मली 15% है, इट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। ऐसे ही कैपिटल गेन है तो स्ट्रेट रेट 15% है। तो अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो ये रेट सारे तमाम डबल हो जाते हैं। सो यू अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस जो कि आपको होगा अगर आप अपना टैक्स रिटर्न यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल इट एंड यू डिड नॉट फाइल इट। सो दिस इज रीजन नंबर 2 व्हाई यू शुड फाइल योर टैक्स रिटर्न। और इसके अलावा हमारे पास क्या रीजंस हैं? तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से। टैक्स प्लानिंग क्या चीज होती है? टैक्स प्लानिंग ये होता है कि लॉज के अंदर रहते हुए जो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हैं, टैक्स लॉज है, उनके प्रोविजंस को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, जो हमें अलाउड एक्सपेंसेस हैं, जो हमें क्रेडिट्स की इजाजत दी जाती है, तो उनके बारे में मालूम होना और फिर उनका इस्तेमाल करना, दिस इज व्हाट टैक्स प्लानिंग इज कॉल्ड। तो ये टैक्स प्लानिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस इंडिविजुअल्स ही इस टैक्स प्लानिंग का फायदा उठा सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, या फॉर एग्जांपल यू हैव सर्टेन अदर सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, कोई फॉर एग्जांपल आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, या ऐसी कोई और आपकी इनकम है जहां पे स्ट्रेट डिडक्शन जो है वो ना हो रही हो, फॉर एग्जांपल डिविडेंड है, ये तो फिक्स टैक्स है, या कैपिटल गेन है, ये भी फिक्स टैक्स है। इनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस इनकम, अगर आपका कोई साइड पे कोई फ्रीलांसिंग का काम है, कोई आप बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, या आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम सिचुएशंस के अंदर ये क्योंकि फिर अपने अंदर एक डिटेल्ड प्रोविजंस हैं, तो अभी उन्हें हम यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक हम वेबिनार करें, या हम कोई आपके लिए एक स्पेशल एक वीडियो रिकॉर्ड करें
जिसके अंदर हम इन तमाम प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा तफसील और डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल आप ये समझें कि ये तमाम प्रोविजंस आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें अगर आप डोनेशंस दे रहे हैं एंड स्पेशली अगर आप डोनेशंस कुछ सर्टेन इदारों को दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो ये और ज़्यादा टैक्स प्लानिंग एंड इंसिडेंट्स के हवाले से आपको बेनिफिट है जो मिलेगा। ऐसे अगर फॉर एग्जांपल आप आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जैसे अभी रिसेंटली ऑर्गेनिक वीट कंपनी का आईपीओ हुआ था, उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या और यू फॉर एग्जांपल ऑब्टेन लाइफ इंश्योरेंस, उसका जो आप प्रीमियम पे करते हैं, या फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैंने कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए या एक्विजिशन ऑफ हाउस के लिए मैंने लोन लिया है, तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट ऑन डेट है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है जो आपने करनी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये तमाम वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट आप अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड से ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, एंड दिस लीड्स अस टू आवर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन as to why we should file a tax returns and do it on a timely basis. ये वो तमाम रीजंस हैं टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से भी कि जब तक आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक आप इन तमाम बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकते। So these are some really important reasons as to why you should file your tax returns, और किस तरीके से आप इन प्रोविजंस को इस्तेमाल करते हुए अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं और एक एक्टिव फाइलर होने के तमाम जो भी एडवांटेजेस हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने वेरी क्विकली एंड ब्रीफली ये रीजंस डिस्कस कर लिए एज टू व्हाई यू शुड फाइल योर टैक्स रिटर्न्स। अब हम आ जाएं जरा उस पोर्शन के ऊपर जहाँ पे, बिकॉज नाउ दिस इज टैक्स फाइलिंग टाइम, राइट? अभी क्विकली जो है आपकी जो डेडलाइन है टैक्स फाइलिंग की वो भी इट विल जस्ट बी अराउंड द कॉर्नर जब तक कि उसे एक्सटेंड नहीं किया जाता। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम समझें कि हम अगर तो हमने डिसाइड कर लिया है that okay now I want to file my tax return, तो वो क्या वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और उसके क्या सोर्सेज होंगे और किस तरीके से आपने कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, आइए जरा इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट केस कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो अब सैलरीड इंडिविजुअल का जो इनकम टैक्स रेट है डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी इज, अगर वो कम है तो टैक्स रेट कम होगा, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी तैसे तैसे आपका जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। So it varies from 5% to 35% depending on the amount of salary. तो अगर आप सिर्फ एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपकी कुछ भी और इनकम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? आपका टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपका एक एनुअल सैलरी का सर्टिफिकेट है, एक एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट है जो कि आपसे रिक्वायर्ड होता है। ये सर्टिफिकेट आपका एम्प्लॉयर आपको देता है ऑन एन एनुअल बेसिस। सो टिपिकली ये जुलाई में या फॉर एग्जांपल अगस्त में दिया जाता है, और इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? इसमें ये बताया जाता है कि आपके पूरे साल की टैक्सेबल इनकम क्या थी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वही अमाउंट है जो आपको बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया हो, जो आपको जिसकी आपको कैश पेमेंट मिली हो, बल्कि ये अमाउंट जो है वो आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा। अब इसके अंदर भी अगेन देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं आपको बता दूं टैक्सेबल अमाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं उन्हें भी ऐड किया जाता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस भी है लेकिन साथ साथ मेडिकल रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी भी है, तो दोनों में से जो है वो कोई एक चीज़ को टैक्स किया जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ मोटर व्हीकल, अगर आपको कोई गाड़ी दी गई है तो उसकी भी एक सर्टेन कॉस्ट जो है वो भी उसके अंदर ऐड की जाती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करते हुए आपकी जो टोटल टैक्सेबल सैलरी है उसे वर्कआउट किया जाता है और उसके ऊपर फिर रेलिवेंट जो टैक्स रेट है वो अप्लाई किया जाता है। सो इस सर्टिफिकेट के अंदर यही लिखा जाता है कि टोटल आपकी टैक्सेबल सैलरी क्या थी और उससे हमने कितना अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है। तो ये these are the two pieces of information that we require from you if you are filing your tax return, और यही वो इंफॉर्मेशन है जो आपको बी फाइलर के पोर्टल में भी इनपुट करनी है, जिसके बारे में अभी हम शॉर्टली क्विकली जरा डिस्कस करेंगे। सो अगर आपकी सिर्फ सैलरीड इनकम है तो आपसे हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, या फिर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने सिर्फ यही इंफॉर्मेशन जो है वो आपने इनपुट करनी है, एंड देन यू हैव टू मूव टू योर वेल्थ स्टेटमेंट, जिसके बारे में भी अभी हम जरा शॉर्टली डिस्कस करेंगे। लेकिन इफ फॉर एग्जांपल यू से दैट आई एम नॉट जस्ट अ सैलरीड इंडिविजुअल, मेरी साथ साथ रेंटल इनकम भी है या मेरी कोई अदर इनकम है, या फॉर एग्जांपल आई हैव इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन लेट्स से द कैपिटल मार्केट्स, मैंने लिस्टेड सिक्योरिटीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है,
या फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैंने जो है मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, या फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैं कोई फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, मैं साइमल्टेनियसली कोई अपना बिजनेस है जो कि रन कर रहा हूँ। तो उन हवालों से भी आए ज़रा हम वन बाय वन जो मेजर चीज़ें हैं, जो कि बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, उनके हवाले से हम क्विकली ज़रा डिस्कस करते चलते हैं। तो अगला जो हम केस डिस्कस करेंगे वो है एक रेंटल इनकम के हवाले से। अच्छा, रेंटल इनकम जो है इससे अगर इवन इफ फॉर एग्जांपल दिस हैज बीन योर बिजनेस इनकम इन द पास्ट, उसके बावजूद भी अगर आपका काम ही जो है वो इट इज टू अर्न रेंटल इनकम, तो वो हमेशा इस तरीके से ही टैक्स किया जाएगा। और इसका जो टैक्स रेट है दैट इज 5 to 35%। अगर तो वो प्रॉपर्टी कोई इंडिविजुअल या कोई पार्टनरशिप जो है वो लोग ज्वाइंटली उसे ओन करते हैं। अच्छा, इस बात को जहन में रखिएगा कि ये तमाम जो मैं आपको इनकम टैक्स रेट्स बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ फिर टैक्स रेट 20, जिसकी फाइलिंग अभी हम करने लगे हैं, जिसकी फाइलिंग जो है वो आप अभी करेंगे। तो इस वजह से ये रेट्स बिल्कुल अभी जो एप्लीकेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर दिस फॉर्मर फाइलिंग, और ना ही ये वो रेट्स नहीं है जो कि करंट जो बजट इम्प्लीमेंट हो गया है, जिसकी टैक्स रेट 2021 में जाके फाइलिंग होगी, उस हवाले से ये रेट्स नहीं है। ये सारे वो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि करंट फाइलिंग के अंदर अप्लाई होंगे। तो जो रेंटल इनकम है, अगर तो आप एक इंडिविजुअल ओनर हैं प्रॉपर्टी के, अगर तो आप एक या आप पार्टनरशिप में उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका इनकम टैक्स रेट है ऑन योर रेंटल इनकम, इट इज 5 to 35%, अगेन डिपेंडिंग ऑन के एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट है कितना। अच्छा, इसमें अगर आपका जो काउंटर पार्टी टेनेंट है, फिर उनके लीगल स्टेटस पे डिपेंड करेगा, या इस रेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि इस रेंटल इनकम से कोई आपकी विदहोल्डिंग होगी या नहीं होगी। अगर तो काउंटर पार्टी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, कोई कॉन्सुलेट है, या फॉर एग्जांपल ये कोई ब्यूटी पार्लर है, या फॉर एग्जांपल काउंटर पार्टीज जो है वो इंडिविजुअल्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं, जहाँ पे आपका जो सालाना रेंट है वो 15 लाख से ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो काउंटर पार्टीज हैं, ये आपकी रेंटल इनकम से सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स भी डिडक्ट करेंगे। तो फिर ये दो इंफॉर्मेशन हैं, दीज आर टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, जो कि आपको गैदर करनी होंगी, जो कि आपको अपने पास अवेलेबल करनी होंगी इफ यू वांट टू फाइल योर टैक्स रिटर्न और आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो ये टू की पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो नंबर वन क्या है, अमाउंट ऑफ रेंट कितना है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये रेंटल एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मेरा सिर्फ एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अमूमन नहीं होती। अमूमन जो है वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पास एक रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो ये वहाँ से हमें मिल जाता है। या फॉर एग्जांपल आप जैसे बी फाइलर के पोर्टल पे भी जब आप अपना इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वी डू नॉट आस्क यू कि आप अपना रेंटल एग्रीमेंट अपलोड करें, लेकिन ये है कि आप अपना अमाउंट ऑफ रेंट जरूर हमें वहाँ पे बताते हैं। सो यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट योर अमाउंट ऑफ रेंट इज, नंबर वन। दूसरी चीज ये कि अगर तो आपकी इस रेंटल इनकम के अगेंस्ट कोई विदहोल्डिंग की है, जैसे मैंने बताया कि काउंटर पार्टीज जो हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल इफ दे आर अ कंपनी, अगर वो कोई नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, या फॉर एग्जांपल वो आप कोई ब्यूटी पार्लर है, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपकी रेंटल इनकम से टैक्स विदहोल्ड करेंगे। तो वो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, और जब विदहोल्ड करेंगे तो आपको जरूर एफबीआर का चालान भी प्रोवाइड करेंगे कि देखें ये हमने आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स जो है ये विदहोल्ड कर लिया है आपकी रेंटल इनकम से, और ये हमने बिकॉज 7 डेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो 7 डेज के अंदर अंदर उन्होंने एफबीआर में डिपॉजिट भी करना है। तो वो उन्होंने डिपॉजिट करके आपको चालान दे दिया, तो अब आपके पास एक कंफर्म डॉक्यूमेंट आ गया कि अच्छा मेरी इनकम से इतनी तो ऑलरेडी डिडक्शन हो चुकी है। तो दैट चालान शुड आल्सो बी अवेलेबल टू यू। उसी की बेसिस पे फिर आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग हो जाएगी, अगर तो आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमने दो मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो डिस्कस कर लिए। रेंटल इनकम के हवाले से मैं वेरी क्विकली आपको बता दूं कि अगर तो आप एक इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप बेसिस पे प्रॉपर्टी अर्न करते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल इस जो हम फाइलिंग करेंगे अभी, इसमें अगर आपका एनुअल रेंट 4 मिलियन से ज्यादा है, उससे कम नहीं, 4 मिलियन से एनुअल बेसिस पे आपका रेंट ज्यादा है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है वो नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्सेशन की तरफ जा सकते हैं, जो भी 5 to 35% ही है, और आप फिर उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ डिडक्शंस भी कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर्टी, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई एक ऑफिस ब्लॉक है
या फॉर एग्जांपल कोई एक रेजिडेंशियल ब्लॉक है जो कि आप ओन करते हैं, तो उसके कलेक्शन चार्जेस हो गए, या 1/5 स्ट्रेट आपको डिडक्शन अलाउ होती है उसकी मेंटेनेंस की मद में, या फॉर एग्जांपल इसका ग्राउंड रेंट है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस हैं, या आपने इसका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो वो हो गया, या फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आपने कोई लोन लिया है तो उसकी जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप अपनी रेंटल इनकम से माइनस कर सकते हैं। अगर तो आप क्या है, एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप में उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं और आपका रेंटल इनकम जो है वो 4 मिलियन से ज़्यादा है। अगर आप एक कंपनी है, अगर जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनका स्टेटस कंपनी का है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो फिर भी उन्हें ये इजाजत है, लेकिन उनका जो रेट है वो फिर स्ट्रेट 29% अप्लाई होता है। सो दैट इज द डिफरेंस इफ द प्रॉपर्टी ओनर इज एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप और अ कंपनी। तो ये एक समझने वाली बात है। सो यहाँ तक आई होप कि ये इनमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाए जरा ये डिस्कस करते हैं कि अगर तो आप ये कहते हैं कि मेरे पास तो रेंटल इनकम तो नहीं, सो या तो मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, या मेरे पास सैलरीड इनकम भी कुछ भी नहीं है, मैं तो 100% कैपिटल मार्केट्स का इन्वेस्टर हूँ, और मैंने पूरी पूरी जो अपनी जो भी जमा पूंजी है, कैपिटल है, वो लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसके उसके हवाले से आए जरा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब आप कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको 2 किस्मों का गेन इसके अंदर हो सकता है। नंबर 1 इज़ कैपिटल गेन, जो कि आपने कोई सिक्योरिटी परचेज़ करके उसे सेल ऑफ कर दिया, तो जो आपको जो कॉस्ट और आपकी जो सब्सिक्वेंट प्रोसीड्स आपको मिलते हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो सीधा-सीधा आपका कैपिटल गेन है। उसके ऊपर अगर कोई तो सिक्योरिटी आपने परचेज़ की है आफ्टर 1 जुलाई 2016, तो स्ट्रेट 15% का कैपिटल गेन रेट है। अगर आपने 2013 से पहले परचेज किए तो फिर तो कुछ भी अमाउंट ऑफ गेन टैक्स नहीं लगेगा, जो भी गेन आपको मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 2013 यानी 1 जुलाई 2013 और 30 जून 2016 के बीच में अगर कोई सिक्योरिटी परचेज की, जैसे आप यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन में देख सकते हैं, तो फिर आपके होल्डिंग पीरियड पे देखा जाएगा कि क्या आपका होल्डिंग पीरियड है, और उसके मुताबिक जो है, सो इट माइट गेट टैक्स्ड एट 15%, 12.5% और 7.5%। तो ये डिफरेंट रेट्स हैं जिसके बेसिस पे आपके कैपिटल गेन को टैक्स किया जा सकता है। साथ में आपको एक डिविडेंड इनकम भी दी जाती है। अगर तो आपकी कंपनी प्रॉफिट्स में है, अगर तो डायरेक्टर्स जो है वो डिविडेंड के हवाले से रिकमेंडेशन करते हैं, तो डिविडेंड इनकम भी आपको दिया जाएगा, व्हिच इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, व्हिच इज अगेन टैक्स एट 15%। तो ये कुछ नॉर्मल रेट्स हैं जिस पे जो आपकी कैपिटल मार्केट्स की रिलेटेड इनकम है उन्हें टैक्स किया जाता है। लेकिन ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है, या इसकी जो कैलकुलेशन होगी, या क्या आपका अमाउंट ऑफ गेन टैक्स रहा, या क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन था, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। कुछ इनपुट स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा। ये चीज़ें हैं जो आपने यू हैव टू मेक अवेलेबल, और यही वो स्टेटमेंट्स हैं जहाँ से फिर आप अपनी जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, अगर तो आप कैपिटल मार्केट्स इन्वेस्टर हैं, वो कर सकते हैं। वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं? सो अगर तो आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी इन एनी केस, अगर फॉर एग्जांपल गेन हुआ है, उसके ऊपर कोई टैक्स आपका कलेक्ट हुआ है, तो एनसीसीपीएल से, नेशनल क्लियरिंग कंपनी से, आपको एक कैपिटल गेन टैक्सेशन स्टेटमेंट मिलेगा। सो ये स्टेटमेंट जो है, इसकी बेसिस पे आपको पता चल जाएगा, अच्छा पूरे साल का मेरा ये कैपिटल गेन रहा है और इतना अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी से डिडक्ट हो चुका है। सो दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1 दैट यू नीड टू हैव। दूसरा आपको क्या चाहिए? दूसरा सीटीसी, जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, ये आपको एनुअल बेसिस पे बताएगी कि पूरे साल की आपकी जो होल्डिंग थी उसमें कितना आपको डिविडेंड मिला और इससे कितना आपका टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। क्योंकि डिविडेंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी, उनका क्या काम है, क्या उनके ऑपरेशंस हैं, नॉर्मली तो जो रेट है दैट इज 15%, लेकिन फॉर एग्जांपल पावर कंपनीज है उनका कंपैरेटिवली कम होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल टैक्स रेट 20 के लिए जो स्टॉक फंड्स हैं, स्टॉक म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका भी टैक्स रेट कंपैरेटिवली कम है। तो ऐसी सिचुएशन में सीडीसी आपको ये बताता है कि पूरे साल का आपका डिविडेंड क्या रहा और उसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ टैक्स हमने डिडक्ट किया। तो ये सीडीसी का स्टेटमेंट भी आपके पास होना जरूरी है। और फिर बाकी आपने ये देखना है कि आपके पास अगर कुछ साल के स्टार्ट में सिक्योरिटीज थी, कुछ आपने सेल ऑफ कर दी, तो बकिया आपके पास जो सिक्योरिटीज बच गई, फॉर एग्जांपल 50%, 60%, उनकी कॉस्ट आपको मालूम होनी चाहिए, रीवैल्यूड अमाउंट नहीं। मतलब आप ये ना कहें कि फॉर एग्जांपल 30 जून 2020 पे
या 30 जून 2021 पे मेरी जो सिक्योरिटीज थी उनकी मार्केट वैल्यू क्या थी, आप ये नहीं बताएंगे। वो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होगा, आपको अपनी अपनी फाइलिंग के लिए वो अमाउंट नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए कि उनका ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो क्या थी। सो दैट इज द अमाउंट दैट यू नीड टू हैव विद यू एट द टाइम ऑफ दिस फाइलिंग। तो ये एक और की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपसे चाहिए होगा। यहाँ तक तो हम जनरली जरा डिस्कस करते रहे कि ये अगर कुछ जनरल सोर्सेज ऑफ इनकम है यहाँ पे, बिकॉज वे शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हमने बिजनेस इनकम के हवाले से कुछ हमने डिस्कशन नहीं किया, या कुछ और अगर फॉर एग्जांपल जनरल और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है तो उनके हवाले से हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो भी जरा हम क्विकली डिस्कस कर लें। तो फिलहाल हम जो सोर्सेज ऑफ इनकम हमने यहाँ पे डिस्कस की वो रेंटल इनकम किया है, वो हमने यहाँ पे सैलरीड इनकम किया है, और कैपिटल मार्केट्स में अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसके हवाले से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे एनसीसीपीएल का जो मैं कैपिटल गेन टैक्सेशन स्टेटमेंट आपको कह रहा था वो कुछ इस तरीके से नजर आता है, जिसमें बताया जाता है कि अच्छा करंट मंथ ये है, प्रीवियस मंथ ये रहा है, फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ गेन टैक्स क्या रहा, सिक्योरिटी के हवाले से उसमें बताया जाएगा, ब्रोकर अकाउंट आपका कौन सा है ये आपको बताया जाएगा। ऐसे ही जो सीडीसी का डिविडेंड स्टेटमेंट है उसमें भी आपको ये बताया जाता है कि अच्छा ये सिक्योरिटी आपकी है, उसमें इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके हैं, फिर आपका स्टेटस क्या है, फाइलर है, नॉन फाइलर है, उसके हिसाब से कितनी हमने आपकी टैक्स रिडक्शन की है, और इसकी बेसिस पे आपका नेट डिविडेंड क्या कर रहा है। सो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट सिर्फ आपके पास उस वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से चाहिए होगी। अब हम जरा क्विकली देख लेते हैं कि आपने एनुअल बेसिस पे अपना सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता, आपने अपना वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करना होता है। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने बताना होता है कि साल के स्टार्ट में मेरे पास टोटल जो वेल्थ के आइटम्स थे वो क्या थे, और साल के आखिर में मेरे पास वेल्थ के आइटम्स क्या हैं, ड्यूरिंग द ईयर क्या मूवमेंट रही है, जिसे हम वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से कॉन्फर्मेशन आपकी तरफ से ही आती है, आप ही बताते हैं कि अच्छा ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ माई क्लोजिंग एसेट्स, कैश की क्या पोजीशन है, बैंक की क्या पोजीशन है, शेयर्स कितने हैं, रियल एस्टेट क्या है, प्राइस बॉन्ड्स मेरे पास फॉर एग्जांपल कितने पड़े हुए हैं, और ड्यूरिंग द ईयर की जो मूवमेंट है उसमें इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट है, कोई फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ही रिपोर्ट होती हैं। और इन स्टेटमेंट्स को फिलअप करने के लिए ये अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास होनी चाहिए। यहाँ तक हमने जरा डिस्कस किया कि इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं जरा आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों में bfiler.com जो कि एक डिजिटल एक ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टल है, एक डिजिटल टैक्स एडवाइजर है, वो आपको किस तरीके से असेस कर सकता है। सो ये पाकिस्तान का पहला इतना कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टल है। इसमें ना सिर्फ आप अपनी टैक्स फाइलिंग करते हैं बल्कि आपको विदाउट एनी मॉनिटरी चार्जेस जो है आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं यू जस्ट हैव टू साइन अप, बड़ी आपको अच्छी प्रोफेशनल और डिटेल्ड टैक्स एडवाइजरी भी मिल जाती है जस्ट बाय साइनिंग अप टू bfiler.com। वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं और उसकी बेसिस पे जो भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन अपनी इनपुट करनी है या अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये बड़े ही जो है वो हमारी कंप्लीट एक टीम है टैक्स प्रोफेशनल्स की जो कि आपके तमाम क्वेश्चंस को ऑन प्रायोरिटी बेसिस जो है वो आंसर करती है। इट इज़ वेरी इंटरैक्टिव, वेरी यूजर फ्रेंडली, और अल्टीमेट इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से इस सर्विस को, बिकॉज इट इज़ अबाउट टाइम दैट वी एज प्रोफेशनल्स शुड गिव बैक टू आवर कम्युनिटी एज वेल। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि इस सर्विस को किस तरीके से एब्सोल्युटली डीमोनेटाइज किया जाए। तो आपको ये प्रोफेशनल सर्विस जो है इसमें बिकॉज यू गेट ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस आंसर्ड, बड़ी जो कॉम्प्रिहेंसिव बाज़ बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज होते हैं तो उस हवाले से बड़ी अच्छी एडवाइजरी भी मिलती है, और फाइलिंग इज अगेन वेरी इजी एंड यू जस्ट हैव टू इनपुट योर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इनटू इट, और उसकी बेसिस पे बड़ी इजीली आपकी जो एनुअल टैक्स फाइलिंग है वो कंप्लीट हो सकती है। This was this from us. Thank you so much for listening to us in this webinar, and I hope at least initial filing के हवाले से आपके कुछ जो important questions हैं वो हम यहाँ पे आंसर कर चुके हैं।
यहाँ पे जो है कुछ मैं बिकॉज आई हैव कुछ हमारे पास मिनट और हैं, तो मैं ये करूँगा कि जो आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं उन्हें मैं यहीं पे आंसर करूँगा, फिर बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चंस के हवाले से कोशिश होगी कि उन्हें हम जो है वो आपको आंसर कर सकें ऑन ऑन यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम इस वीडियो को पोस्ट करेंगे। अच्छा जी, ये मैं क्वेश्चन जरा रीड कर लेता हूँ जी। अच्छा, ये जो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एनसीसीपीएल और सीडीसी स्टेटमेंट मुझे कहाँ से मिलेगा? जो सीडीसी का ई डिविडेंड स्टेटमेंट है वो तो आपको सीडीसी खुद ही प्रोवाइड करेगा, और जो एनसीसीपीएल का स्टेटमेंट है वो आप अपने ब्रोकर से बिल्कुल आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनका ये सवाल है कि आई एम एन ओवरसीज पाकिस्तानी अर्निंग टैक्स फ्री सैलरीड इनकम हेयर फॉर द पास्ट 6 years। अच्छा, क्वेश्चन में क्योंकि क्लैरिटी मुझे थोड़ी कम मालूम हो रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप ओवरसीज पाकिस्तान में ही अपनी जो है वो सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, सो आइदर यू आर सेंडिंग आउट रेमिटेंसेस इन पाकिस्तान, या फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में ही बेस्ड हैं और सर्विसेज आप बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सैलरी इनकम मिल रहा है। अच्छा, अगर तो आप बेस्ड ही आउट ऑफ पाकिस्तान है तो वो तो आपकी कंप्लीटली टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ले आते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें या आपने एक्सपेंड आउट करना चाहें, सो दैट इज अप टू यू, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बेस्ड हैं और यहाँ से बैठ के आप बाहर सैलरी फॉर एग्जांपल बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान में सैलरी इनकम मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में दिस विल बी सैलरी अर्नड इन पाकिस्तान और ये पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाएगा। अनलेस यू से दैट आई एम एक्सपोर्टिंग सर्विसेज, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगेन देखा जाएगा कि ये कोई आईटी रिलेटेड सर्विसेज हैं या कुछ और रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली टैक्स ट्रीटमेंट आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम टेकअप करेंगे, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। सो ये कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बैंक बट इंस्टेड ऑफ इस्लामिक बैंक वेयर डेट इज नॉट इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल अल बरका महाना अमदीन अकाउंट। अच्छा, इसका टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह पूछ रहे हैं कि क्या होगा। सो अगर आपका कोई इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, पीएलएस अकाउंट है या कोई कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, दोनों सिचुएशन में वो अगर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर हैं तो वो फिक्स टैक्स इनकम में आ जाता है। जो भी आपका टैक्स बनता है डिपेंडिंग ऑन योर फाइलर स्टेटस या नॉन फाइलर स्टेटस, वो बैंक आपसे अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लेता है और वो आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। सो अगेन, अगर आप ये आपकी इनकम जो है, अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई आप बैंक से प्रॉफिट कमा रहे हैं या फॉर एग्जांपल कोई पीएलएस अकाउंट्स हैं, कोई इस्लामिक अकाउंट्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी इसका बड़ा ही सिंपल सा आसान सा ट्रीटमेंट है। सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपको गैदर करना है कि क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स विदहोल्डिंग क्या रही है, जिसकी बेसिस पे फिर आपकी टैक्स फाइलिंग हो जाएगी। नो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इन दैट। सो आई होप इस शॉर्ट टाइम के अंदर आई बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। दिस इज फारूक रशीद साइनिंग ऑफ on behalf of bfiler.com. Do stay connected to us. हम ऐसे और बहुत से इंशाल्लाह वेबिनार्स करेंगे, और ये जो आज की रिकॉर्डिंग है ये हम जो bfiler.com का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी पोस्ट करेंगे। आप ये अपने क्वेश्चंस जो हैं ये वहाँ भी ज़रूर पोस्ट कीजिएगा ताकि उनको फिर हम वहीं पे क्विकली जो है वो पब्लिकली ही आंसर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड डू स्टे कनेक्टेड टू bfiler.com. थैंक यू एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।